This colloid is of three types. एक जिसको नाम दिया मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? जिसको बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। अब मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना कि पार्टिकल ऑफ साइज लेस देन 1 नैनोमीटर एसोसिएट और कंबाइन with each other to form the colloid। अगर याद हो तो कल हमने कहा था कि कोलॉइडल में क्या होता है, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से और 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। कल हमारी ये बात हो चुकी है और हमने कल ही ये बात भी कही थी कि अगर पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है तो वो किस में आएगा? सॉल्यूशन में आएगा। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि पार्टिकल था हमारे पास जिसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर था, वो आपस में जुड़ते गए और उनका साइज क्या हो गया? ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर हो गया, जिसकी वजह से वो किसकी रेंज में आ गए? वो आ गए कोलॉइडल की रेंज में। दिस इज व्हाट वी सेड लास्ट टाइम। ओके, सेकंड जो टाइप हमने किया वो क्या किया? दैट वाज योर मैक्रोमोलिकुलर। मैक्रोमोलिकुलर मींस ऐसे कोलॉइड जिसमें size of particle is large। size of particles is large। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना कोई पॉलीमर होता है। अगर आपने ये आर्टिकल बुक में से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मैक्रोमोलेक्युलर पार्टिकल्स या कोलॉइड्स का एग्जाम्पल क्या होता है। उसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि रबड़। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल इज रबड़। रबर क्या है? एक पॉलीमर होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पॉलीस्टाइरीन, ये सब क्या है? ये सब मैक्रोमोलिकुलर्स है। ऐसे ही जो थर्ड हमारे पास आती थी वो आती थी एसोसिएटेड कोलॉइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। एसोसिएटेड कोलॉइड क्या होता है? ये इस टाइप के कोलॉइड होते हैं विच बिहेव एज नॉर्मल सॉल्यूशन। विच बिहेव एज solution at low concentration, at low concentration, but starts behaving as colloid, starts Naman, am I audible? सर आप दिख भी रहे हो सर, आप ऑडिबल भी हो। Starts behaving as colloid, concentration is increased। कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी वैसे वैसे वो कोलॉइडल की रेंज में जाते रहेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। अगर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही वो चीज कैसे बिहेव करेगी? एज कोलॉइड बिहेव करेगी। तो यहां पर हमने एक और टर्म यूज की थी जिसको नाम दिया था क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। क्या होती है ये? इसको हम लोग कहते हैं कि कंसंट्रेशन एट विच कंसंट्रेशन at which associated colloid is formed। यानी कि अगर आपने कंसंट्रेशन को इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से कम रखा तो वो सिंपल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने वाला है, लेकिन जैसे ही ये कंसंट्रेशन आएगी वैसे ही हम लोग उसको क्या कह देंगे? एसोसिएटेड कोलॉइड। यानी कि क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन हुई एक ऐसी कंसंट्रेशन जहां पर कोई जो है सॉल्यूशन कोलॉइडल की तरह बिहेव करता है, उस कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको CMC भी लिखते हैं।
ऐसे ही कल हमने एक और टेम्परेचर किया था जिसको हमने कहा था क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? दिस इज द टेम्परेचर at which a missile is formed. ठीक है, टेम्परेचर at which missile is formed। क्या मिसल हर एक टेम्परेचर पर बन जाती है? नहीं बनती। उसके लिए एक पर्टिकुलर जो है कंसंट्रेशन की जरूरत है, उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत है। जब तक वो टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा, जब तक वो कंसंट्रेशन नहीं पहुंचेगी, तब तक मिसल फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो जिस कंसंट्रेशन पर मिसल फॉर्मेशन हो रही है उसको हम लोग क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मिसल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है नमन? यस सर। ठीक है, तो यहां तक कल हम बात कर चुके हैं। अगर आप इससे आगे चलें कि एसोसिएटेड कोलॉइड का एग्जाम्पल, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि एसोसिएटेड कोलॉइड का जो एग्जाम्पल है, जो एसोसिएटेड कोलॉइड का एग्जाम्पल है वो क्या है? वो मिसल है। अंकित सांगवान, आर यू फर्स्ट टाइम हियर? अंकित सांगवान, नमन सूरज सर के पास कोई अंकित सांगवान आता है? सर मेरे को नहीं पता सर। अंकित, connect your mic, then we will talk. चलिए मूविंग ऑन। टेम्परेचर एट विच मिसल इज फॉर्म्ड, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। अब मिसल हमारा किसका एग्जांपल हो गया? एसोसिएटेड कोलॉइड का एग्जांपल हो गया। अगर आप इससे आगे चलें, एक मिनट होल्ड करना। ओके, इफ आई मूव ऑन, तो आपका इससे आगे क्या आता है? इससे आगे आता है मैकेनिज्म ऑफ मिसल। मैकेनिज्म ऑफ मिसल क्या होता है? मिसल फॉर्मेशन बेसिकली, कि मिसल फॉर्मेशन होती कैसे है। अगर आपको क्लास 10th थोड़ी सी याद है तो आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। क्लास 10th में आप लोग सॉप की फॉर्मेशन करते थे, और सॉप का एक एग्जांपल लेते थे, सोडियम स्टेरेट। ठीक है, सोडियम स्टेरेट जिसका फॉर्मूला क्या होता था? जिसका फॉर्मूला होता था C17H35COONA। ये फॉर्मूला हुआ करता था किसका? सोप का। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अब आप देख लीजिए कि सोप का फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है। सर बोर्ड नहीं यस, हो रहा। क्या नहीं हो रहा? सर बोर्ड नहीं। क्या किसी और को कोई प्रॉब्लम है बोर्ड से? खुशी, बोर्ड इज विजिबल? No, yes, sir. ठीक है, सोडियम स्टेरेट का फॉर्मूला क्या है? C17H35COONA। और आपने कहा था कि इसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा ये जिसको आप लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, और एक ये जिसको आप लोग क्या बोलते हो? हाइड्रोफिलिक। इसको शो करने का एक और तरीका हमने डेवलप किया था, ऐसे कुछ। ये जो हेड होता है ये क्या होता है? फिलिक। और ये जो टेल होती है वो कैसी होती है? फोबिक होती है। ये सब आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि फिलिक एंड फोबिक के बारे में। इफ आई मूव ऑन,
देखो क्या क्या आता है, वो कहता है कि भाई मिसल किसका एग्जाम्पल है, एक एसोसिएटेड कॉलॉइड का। अगर मान लो आपके पास ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर क्या है, पानी भर रखा है। पानी भरने से होगा क्या, अगर इसमें मिसल फॉर्मेशन होती है तो मिसल के तो दो हिस्से हैं, एक वो जो पानी में डिसॉल्व हो सकता है, दूसरा वो जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता। कौन सा हेड है, फिलिक हेड है, ठीक है। तो हेड किसकी तरफ होगा, पानी की तरफ होगा, और जो फॉबिक पार्ट है वो कहाँ होगा, वो पानी से दूर होगा। एक सीधी सीधी बात है कि ये हेड कैसा है, हेड इज योर हाइड्रोफिलिक, तो ये किसकी तरफ है, पानी की तरफ है। जबकि ये टेल कैसी है, दिस इज हाइड्रोफोबिक, तो ये कैसा है, ये पानी से दूर है। लेकिन हमने कहा कि एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दिस मिसल विल स्टार्ट बिहेविंग एज कॉलॉइड, यानी कि धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। कंसंट्रेशन को जैसे ही बढ़ाएंगे ये पानी के अंदर क्या करती है, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। कैसे डिसॉल्व हो जाती है, ये कुछ ऐसा सा बना लेती है, एक सर्कल सा, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, ऐसा कुछ। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर मान लो आपके पास एक बॉल है, ठीक है, मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक बॉल है और उस बॉल के अंदर जो है ना, आपने एक पत्थर डाला हुआ है, बॉल को तोड़ के उसके अंदर एक पत्थर डाला हुआ है। तो आप क्या करो, उस बॉल को पानी के अंदर डाल दो, ठीक है, बॉल को पानी के अंदर डाल दो, तो क्या वो पत्थर पानी के अंदर चला जाएगा, आंसर इज यस। मिसल के दो हिस्से हैं, फिलिक तो नो डाउट पानी की तरफ जाएगा, लेकिन फॉबिक क्या करता है, पानी से दूर भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एक सिचुएशन ये आ जाएगा कि वो एक बॉल की शेप ले लेगा, और बॉल के सरफेस के ऊपर सारा क्या है, ये फिलिक पार्ट है सारा का सारा, और बॉल के अंदर की तरफ क्या है, फॉबिक पार्ट है, ठीक है। जिसकी वजह से जैसे ही आप वो पानी में डालोगे तो पानी में क्या होगा, फॉबिक पार्ट बॉल के अंदर छिपकर चला जाएगा, ठीक है। एक बड़ी सिंपल सी बात मैं समझा रहा हूं यहाँ पर, कि ये बात ठीक वैसी ही है कि 10 आदमी गोल धारा बना के खड़े हैं और आप उस सर्कल के अंदर देख नहीं पा रहे कि कौन दूसरा आदमी खड़ा है। तो जैसे जैसे सर्कल आगे मूव करेगा तो वो आदमी जो सर्कल के बीच में है वो भी साथ साथ मूव करता रहेगा। ऐसी बात यहाँ पर है कि ये क्या करते हैं, मिसल एक बॉल की शेप ले लेती है, जैसे ये एक बॉल है ना, ये एक बॉल है, इस बॉल की शेप ले लेगा, और बॉल में पानी टच कहाँ होगा, टच होगा सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर। तो सरफेस पर ये क्या करता है, ऐसे कुछ सरफेस पर टच हो गया, गुड। सरफेस से टच, ये मिसल क्या करता है, सरफेस पर सारे के सारा फिलिक पार्ट लगा देता है। यानी कि पानी को सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पता चलता है, फिलिक पार्ट के बारे में पता चलता है, और फॉबिक के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। उसके हिसाब से फॉबिक पार्ट नहीं होता, जबकि हमें पता है कि फॉबिक कहाँ जाएगा, अंदर छिप के ऐसे चला जाएगा। एम आई क्लियर खुशी? यस सर। ठीक है। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि भाई जब ये कंसंट्रेशन थी, देखो तो ये सिर्फ सरफेस पे था, जब वो हाई कंसंट्रेशन आएगा, एसोसिएटेड कॉलॉइड आएगा, तो वो नीचे की तरफ बीच में पूरे तरीके से फिल कर जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट फॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉलॉइड, ठीक है, इसको मैं अभी आज के लिए स्केप कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आगे जो आता है हमारे पास वो इंपॉर्टेंट है, इसकी फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आई विल नॉट एस्केप दिस वन ऑल्सो, हम इसको कल करेंगे। आज हम एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल उठा रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। जस्ट अ मिनट, आई हैव लॉस्ट माय डस्टर। सर अब मत करना है, एक बार ये सीधा कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट हो ही नहीं सकता सारी स्क्रीन का, ये कल किया था हमने। यू कैन हैव दिस। सर रिकॉर्डेड लेक्चर डालोगे आप? हाँ डालूंगा। फिर ठीक है, फिर वो देख लेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है ये, डोंट वरी।
रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। कहाँ गया यार? गॉट इट। देखें, हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। और इस चैप्टर के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं बेस्ड ऑन योर वर्ड्स। मोटे मोटे वर्ड्स भी अगर हम कर लेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए वो वर्ड्स क्या क्या आते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन। मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन। मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन आप समझते हैं, प्योरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? प्योरिफिकेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई चीज इम्प्योर है लेकिन आप उसको क्या करना चाहते हो? प्योर करना चाहते हो। जब आप उसको प्योर करते हैं तो देखें हमारे पास कुछ टेक्निक्स आती हैं। उस टेक्निक में से सबसे पहली जो टेक्निक है उस टेक्निक का नाम है डायलिसिस। डायलिसिस आपने शायद शब्द पहले भी सुना है, डायलिसिस वर्ड को पहले सुना है। डायलिसिस क्या होती है? अगर मान लो किसी पेशेंट की किडनी खराब हो जाए, किसी आदमी की किडनी खराब हो जाए तो उसको डायलिसिस दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या देते हैं? उसको हम लोग डायलिसिस देते हैं। तो डायलिसिस है क्या? डायलिसिस के अंदर हम क्या करते हैं? हम एक सॉल्वेंट या मीडियम डाल लेते हैं। दिस इज द मीडियम। ध्यान से समझने की बात है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही समझ आ जाएगा। दिस इज एनी मीडियम। और मीडियम कैसा लेना है? मीडियम विच कैन डिसॉल्व इम्प्योरिटीज। ठीक है, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए। अब हम क्या करते हैं? हम एक बैग लेते हैं और इस बैग के अंदर इम्प्योर, इसके अंदर हमने क्या कर लिया? एक इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल। और इसकी ये जो नीचे का बेस है इसको हमने क्या कर दिया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना दी। दिस इज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये देखें क्या करेगी? इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से ये जो मीडियम है ये अंदर बाहर आ जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये अंदर की तरफ जाएगा और जैसे ही अंदर की तरफ जाएगा वहां पर जो इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी को डिसॉल्व करा लेगा और डिसॉल्व करा के ये मीडियम से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाएगा। यानी कि इस बैग के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन आ जाएगा। एम आई क्लियर नितिन ठाकुर? नितिन, एम आई क्लियर? नमन, इज इट क्लियर? यस सर। तो ये पहली टेक्निक क्या हुई? डायलिसिस हुई। डायलिसिस के अंदर हम क्या करेंगे? एक मीडियम का सिलेक्शन करेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाएंगे। मेम्ब्रेन इस हिसाब से डालनी है कि वो मीडियम के आर पार आ जा सके और वो क्या करेगी? फिर अंदर जाएगी, इम्प्योरिटीज को मिक्स करेगी और बाहर निकाल लाएगी। तो ये क्या हुई? डायलिसिस। डायलिसिस के साथ साथ एक और वर्ड हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर साथ के साथ, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस मतलब कराने डायलिसिस ही है, लेकिन अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बजाय मैं क्या यूज करूंगा? इलेक्ट्रिसिटी यूज करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज कर सकते हैं? देखो,
आपको डायग्राम यही रखना है, लेकिन अब यहाँ क्या कर दो, यहाँ पर प्लेट लगा दो, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो आप पास कराओगे, तो एक क्या आ गया, मान लेते हैं ये कैथोड आ गया, और ये क्या आ गया, एनोड आ गया। वही तो मैं कह रहा ना, एक के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर मान लो इम्प्योरिटीज ऐसी हैं कि जिनके ऊपर चार्ज है, तो क्या होगा, जैसे ही आप करंट को पास आउट कराओगे, वो इम्प्योरिटी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाएगी। और वो इम्प्योरिटी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो सॉरी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो कौन सी प्लेट की तरफ आ जाएगी, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएगी। यानी कि करानी डायलिसिस ही है। डायलिसिस में अब हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराएंगे। और ये कंडीशन कब लगाते हैं, जब इंप्योरिटीज के ऊपर क्या हो, चार्ज हो, ताकि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएं इसकी, तो वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या कर सके, खुद को न्यूट्रल कर सके। लेकिन कम से कम वो बैग से बाहर निकल गई। अगर बैग से बाहर निकल गई तो बैग आपके लिए क्या हो गया, प्योर हो गया। खुशी, एम आई क्लियर? यस सर। चलिए थर्ड टेक्निक, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर आपने फिल्ट्रेशन शब्द सुना हुआ है कि फिल्ट्रेशन क्या होती है। अब यहाँ पर उसके आगे एक और वर्ड लगाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा। देखे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आपने देखा था कि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है, नॉर्मल फिल्टर पेपर, वो क्या करता है, उसमें से कोलॉइडल कैन पास थ्रू फ्रॉम नॉर्मल फिल्टर पेपर, कोलॉइडल कैन पास थ्रू। यानी कि अगर मान लो आपके पास एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है और वो कैसा है, इम्प्योर है, और आप चाहे कि आप उसकी फिल्ट्रेशन करा करके इम्प्योरिटीज को ऊपर रोक दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही आप इसको फनल से पास आउट कराओगे, मान लो यहाँ कोलॉइडल सॉल्यूशन डाल दिया फिल्टर पेपर लगाकर, तो वो क्या करेगा, बहकर नीचे आ जाएगा। क्योंकि वो फिल्टर पेपर से क्या कर सकता है, पास कर सकता है। क्यों पास कर सकता है? क्योंकि बिकॉज पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर आर लार्ज। फिल्टर पेपर आर लार्ज, वो कैसे हैं, वो बड़े बड़े हैं। अगर वो पोर्स बड़े हैं तो आप फिल्ट्रेशन से तो उसको क्या नहीं कर सकते, प्योरीफाई नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर फिल्ट्रेशन लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज द साइज ऑफ पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज छोटा करना पड़ेगा। और जब हम फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज क्या करते हैं, छोटा करते हैं, तो हमारे पास उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, उस प्रोसेस में हम फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज छोटा कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो आपको याद आएगा कि हमने क्या किया था, हमने एक वॉटमैन फिल्टर पेपर का यूज किया था। वॉटमैन, ये नाम आपके लिए नया नहीं है। वॉटमैन फिल्टर पेपर कैसा होता है कि हम नॉर्मल फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज जैसे ही छोटा कर देंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वॉटमैन फिल्टर पेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट क्वेश्चन आता है कि हम वॉटमैन फिल्टर पेपर कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए देखो आपको क्या चाहिए, यू विल हैव अ नॉर्मल फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर के जिसके पोर्स का साइज आपको क्या करना है, छोटा करना है। आप इसको डिप कराओ, डिप्ड इन 4%, कितने परसेंट, 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन, नाइट्रोसेलुलोज मिक्सचर।
इन अल्कोहल। किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। ठीक है, अल्कोहल के अंदर आप क्या करेंगे, अल्कोहल भी होता है एंड ईथर भी होता है, दोनों चीजें होती है। तो ये जो नाइट्रोसेलुलोज होता है ना, ये क्या करता है, फिल्टर पेपर के पोर्स में अट जाता है। ठीक है, मतलब इसका साइज इतना बड़ा होता है कि वो फिल्टर पेपर के जो छेद होंगे, मान लो ये एक फिल्टर पेपर है और इस फिल्टर पेपर के छेद में ये इतना बड़ा छेद है, और जो नाइट्रोसेलुलोज है उसका साइज ऐसा कुछ होता है कि वो इसके अंदर फंस जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, उन सब के सब पोर्स को कवर करा दिया, किससे? नाइट्रोसेलुलोज से। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये फिल्टर पेपर यहाँ पर सूख जाए और आप इस फिल्टर पेपर को जो इतनी करी मेहनत है उल्टा कर दो, तो उल्टा करते ही नाइट्रोसेलुलोज के तो पार्टिकल नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। आई मेरी बात समझ? वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ पोर्स को रोकना नहीं है, आपको ये भी इंश्योर करना है कि नाइट्रोसेलुलोज के पेपर वहीं चिपके रहें, पेपर के ऊपर पार्टिकल चिपके रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या डालते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में इसको डालकर रख देते हैं। जब फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में इसको डालकर रखेंगे तो ये वहीं पर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वहीं पर हार्ड हो जाएगा। हार्ड होने का मतलब क्या है, नाइट्रोसेलुलोज के पार्टिकल्स वहीं पर रहेंगे, जिसकी वजह से वो उसके पोर्स क्या होंगे, हमेशा हमेशा के लिए छोटे हो जाएंगे। This particular method in which you are decreasing the size of filter paper, that is called as hardening of filter paper also। और यहां से जो नया फिल्टर पेपर बन के आया उसका नाम क्या रखेंगे, उसका नाम रखेंगे हम लोग वॉटमैन फिल्टर पेपर। अब आप समझ ही गए कि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर था वो कोलॉइडल को फिल्टर नहीं करा पा रहा था। क्यों नहीं करा पा रहा था? क्योंकि पोर्स का साइज इतना बड़ा था, पार्टिकल उसमें से निकल जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, ये नाइट्रोसेलुलोज के पार्टिकल्स वहां चिप गए, यानी कि पार्टिकल जो पोर्स है, पोर्स का साइज छोटा हो गया। यानी कि जो पार्टिकल पहले नॉर्मल फिल्टर पेपर में से क्रॉस कर सकता था, अब वो वॉटमैन फिल्टर पेपर में से क्रॉस करने के चांसेस उसके कम हो गए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। विकास यादव, एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं प्योरीफाई करने के। कौन कौन सा? आई रिपीट, फर्स्ट वाज डायलिसिस, सेकंड वाज योर इलेक्ट्रोडायलिसिस, एंड थर्ड मेथड इज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बट लेट्स टॉक अबाउट नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, व्हिच इज इंपॉर्टेंट वन। देखें, इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, बड़ा छोटा सा पार्ट रह गया अभी इस चैप्टर का। इफ आई टॉक अबाउट properties of colloidal solution, properties of colloidal solution। ठीक है, colloidal solution की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? देखें, इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है इसका हेट्रोजीनियस कैरेक्टर। ये हमने कल भी बात करी थी कि ये कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। देखो, इसका एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कोलॉइडल का, एक और जो डेली लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, वो होता है ऑयल इन वाटर। अगर मैं ऑयल को पानी में डाल दूं, क्या वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट करेगा? आंसर इज नो। कहीं पर ऑयल ज्यादा होगा और कहीं पर ऑयल क्या होगा, कम होगा। तो वो कैसा है, हेट्रोजीनियस है। और तो सबसे पहला क्या आ गया, हेट्रोजीनियस नेचर। कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन अगर है तो वो हमेशा कैसा होगा, हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी फिल्टर एबिलिटी। फिल्टर एबिलिटी की भी बात हमने अभी अभी कही कि नॉर्मल फिल्टर पेपर में से पास करेगा। ठीक है, नॉर्मल फिल्टर पेपर में से पास करेगा, बट वी फॉर द फिल्ट्रेशन वी यूज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अगर आपको इसको फिल्टर करना है तो आप क्या यूज करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन
सकती है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। इसके बाद बात करते हैं विजिबिलिटी एंड कलर, थर्ड प्रॉपर्टी। ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैं जो बात कहूंगा वो आपको समझ थोड़ी सी कम आएगी। जब तक आप मेरी बात पूरे तरीके से नहीं मानेंगे तब तक आपको ये प्रॉपर्टी नहीं समझ आएगी। देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? विजिबिलिटी मतलब वो कैसा दिखाई देता है। तो दिखाई देने का सीधा सीधा बात ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो हमें नेकेड आइज से तो नहीं दिखाई देंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हम कल बात कर चुके हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या है ये भी मैंने बताया था कि माइक्रोस्कोप जिसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत ज्यादा हाई हो, ठीक है, मतलब हाई मेगापिक्सल का कैमरा हो तो छोटी छोटी पॉइंट्स भी हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। ऐसी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। अब अगर इसमें बात करें तो इसके अंदर देखो, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ कोलॉइडल का। कोलॉइडल का एक और एग्जांपल है डेली लाइफ में, मिल्क इज योर कोलॉइडल सॉल्यूशन। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, अगर कि मिल्क के ऊपर आपके पास से एक ग्लास है, इसके अंदर आपने क्या कर रखा है? मिल्क भर रखा है। यहां से एक है इंसिडेंट रे और एक है रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप इंसिडेंट रे पर खड़े होकर देखेंगे तो कलर कुछ और दिखाई देगा। अगर आप रिफ्लेक्टेड रे पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको उसका कलर कुछ और दिखाई देगा। लेकिन अब आप यहाँ पर बहस कर सकते हैं मेरे साथ कि सर, दूध को तो किसी भी एंगल पे देखो उसका कलर तो एक जैसा दिखाई देता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कलर ऑफ द मिल्क, शायद तुम्हारे में से कोई कहेगा व्हाइट होता है। किसी का माइक ऑन है? खुशी ठाकुर, योर माइक इज ऑन। खुशी कुंडू, अब आप कहेंगे मिल्क, अच्छा मिल्क का कलर क्या होता है? कोई कहेगा व्हाइट, कोई कहेगा हल्का सा येलोइश व्हाइट, कोई कहेगा जो है व्हाइट की भी बहुत सारी शेड्स होती हैं, अलग अलग कलर जो होता है। अब इसको अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ आता, एनसीईआरटी में बड़ा एक इंपॉर्टेंट है कि आप इंसिडेंट रे पर बैठ के देखोगे तो उसका कलर ब्लू दिखाई देगा, या किसी और रे पे जाओगे तो कलर अलग दिखाई देगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो कोई डीजल की गाड़ी है, ध्यान से सुनना, शायद आपने कभी लाइफ में उस चीज को ऑब्जर्व भी किया हो कि जो डीजल की गाड़ी होती है, डीजल की गाड़ी अगर मान लो कहीं पर पानी भरा हुआ है और आपने हल्का फुल्का उसके अंदर डीजल डाल दिया, तो आप उसको देखो कि आप हल्का सा घूमोगे ना तो डीजल का जो कलर दिखाई देता है वो अलग दिखाई देता है। या आप क्या करो, आप पानी लो, पानी के अंदर जो है ऑयल डाल दो हल्का सा और उसको जो है धूप में रख दो, आप उसको ना अलग अलग जगह पर जाकर देखो तो यू विल फाइंड आउट कि उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है घर पर, उसके बाद ही मैं इससे आगे की बात करूंगा। तो आज मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा विजिबिलिटी एंड कलर के बारे में। विजिबिलिटी का पॉइंट ये है कि ये नेकेड आइज से विजिबल नहीं होते लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं। कलर की अगर बात करें, कलर डिपेंड करेगा कोलॉइडल सॉल्यूशन का कि आप उसको कितने के एंगल पर देख रहे हो। ठीक है, जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस या कोलॉइडल को देखने का एंगल चेंज होगा वैसे ही उसका कलर चेंज हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कहीं पर तेल गिरा हुआ है या पानी के ऊपर हल्का सा तेल डालो, उसको जमीन पर डाल दो, ठीक है, उसके बाद उसको अलग अलग एंगल पे देखो, कभी खड़े होके देखो, कभी बैठ के देखो, कभी थोड़ा सा गर्दन और झुका के देखो, यू विल फाइंड आउट कि देयर विल बी डिफरेंट कलर। So this is all for the day. In case of any doubt, you can send me on WhatsApp. ठीक है, अगर अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नमन, Yes, sir. बेटे डाउट कुछ? No, sir. प्रभ सिंह, No, sir. खुशी कुंडू, नो सर। नितिन ठाकुर, No, sir. स्मृति नरवाल, नो सर। विकास यादव, No, sir. अमित, अंकित सांगवान। I think there is some issue with Ankit. So this is all for the day. Goodbye.